हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। और कल लूसेंट जीके में हमने सिंधु घाटी सभ्यता जस्ट स्टार्ट किया था। इसमें देखिए क्या बताया गया था। इसमें ये था कि कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है? यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी। और एक और चीज कि कौन सी विश्लेषण पद्धति द्वारा ये पता चला कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है? कैसे पता चला? रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति द्वारा। तो इतने क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन काफी हैं। अगला है सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें से, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय की ग्रामीण, है ना? तो ये है नगरीय सभ्यता थी। अगला है, इसमें 6 मेन जो नगर हैं, देखिए इनका नाम है, क्योंकि जब खोज की गई तो सिर्फ 6 बड़े नगरों की संज्ञा, सिर्फ 6 बड़े नगरों को ही संज्ञा दी गई। तो इसमें 6 नगर कौन से हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है? देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। सिर्फ 6 नगर इसमें इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि कौन सी जगह से सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? गुजरात से। फिर है लोथल एवं सुतकोतदा। ठीक है, लोथल एवं सुतकोतदा क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह इनमें से निम्न में से कौन है? अगर इस तरीके से आता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, सुतकोतदा, तो लोथल और सुतकोतदा बंदरगाह थे। अगला है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहां से पता चलता है? कालीबंगन से। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार, जहां अन्न को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। अन्न का भंडार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। ऐसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो से। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड है। पहला, अन्नागार कहाँ पे मिला? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है जो मोहनजोदड़ो। और जो सबसे प्रमुख स्नानागार था वो भी कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। अब ज्यादा से ज्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा सकती है। तो यहाँ इसके मध्य क्या है? स्नान कुंड है। स्नान कुंड जहां पे क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है। 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। और अगर आपको इसको वैसे याद करना तो 11 इंटू 7 इंटू 2, तो आप ये डायमेंशन इसकी याद कर लीजिए। अब है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहां से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसके क्या है? 3 मुख है।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है हड़प्पा की मोहरों पे सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। श्रृंगी पशु का अंकन किस पे मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पे। फिर नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाएं से लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में कहां से कहां को लिखा जाता था? जो लिपि थी उसकी डायरेक्शन दाएं से बाएं की ओर थी। और ये क्या है? भावचित्रात्मक है। ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो ये क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता के नगर किस पद्धति पे बने हुए हैं? ग्रिड पद्धति पर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। और कल मैंने आपको बताया था, इस बुक में भी है, कि गेहूं और जौ सबसे प्राचीन फसलों में मानी जाती है। नेक्स्ट, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जैसे मिठास के लिए गुड़ या चीनी का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे सैंधववासी मिठास के लिए सिर्फ शहद का प्रयोग करते थे। अगला है सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख जो है उनमें मेलुहा वर्ड आता है, मेलुहा शब्द, इसका अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से है। अगला है पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। जैसे आप लोग भी पूजा करते होंगे, लेकिन उस समय पर लोग धरती माता की पूजा किया करते थे और उसे क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। नेक्स्ट है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वो धरती की उर्वरता देवी मान के पूजा किया करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा और शिव पूजा भी किया करते थे। स्वस्तिक का चिन्ह है, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। देखिए, आज भी जब पूजा की जाती है तो स्वास्तिक का चिन्ह पवित्र माना जाता है, लेकिन ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये कहाँ से आया? हड़प्पा सभ्यता से आया। ठीक है। तो इतना पुराना ये चिन्ह है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। अगला, यहाँ पे एक चीज ये है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के अवशेष वहां नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ये हो सकती है कि सिंधु सभ्यता के लोग नगर के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? नगर में, ठीक है, नगर और घरों के लिए के विन्यास के लिए तो आप बोलेंगे ग्रिड पद्धति अपनाते थे। और सिंधु घाटी से कौन सी मुख्य फसल के साक्ष्य मिले हैं या कौन सी उनकी मुख्य फसल थी? तो आप बोलेंगे गेहूं और जौ। ठीक है। फिर सैंधववासी मीठे के लिए क्या उपयोग में लाते थे? मीठे के लिए शहद का उपयोग करते थे। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से मिले हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तो ये कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेलुहा वर्ड जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है, मेलुहा भी किसके लिए आता है? सिंधु सभ्यता के लिए आता है। अब है नेक्स्ट
पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो पुराने जो सभ्यता थी उसमें लोग जानवरों की, पशुओं की, है ना, पशुओं की, पेड़ पौधों की, धरती माता की उपासना किया करते थे। और लेकिन वहां पशुओं में कुबड़ वाला सांड क्या था? पूजनीय था। अगला है कि सिंधु सभ्यता कैसी वो थी सभ्यता, मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी? तो सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आजकल आपके पास काफी वैरायटी है कपड़ों की, वस्त्रों की, है ना, कौन सा फैब्रिक आप चाहते हैं पहनना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2 ही चॉइस थी उनके पास, सूती और ऊनी। सिर्फ वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। अगला है, अच्छा, उनके मनोरंजन का साधन क्या था? आपके मनोरंजन का साधन क्या है? जैसे आप क्या करते हैं, गेम खेलते हैं कोई भी, ठीक है, मोबाइल में आप कोई भी गेम खेल लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, ठीक है। उनके मनोरंजन का साधन क्या था? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, इन सभी चीजों से अपना मनोरंजन किया करते थे। वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और जो आग में पकी हुई मिट्टी, या आगे आएगा कि मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेरिकोटा। टेरिकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को ही कहा जाता है। अगला है कालीबंगन, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों हेतु भी किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगन क्या था? कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल था जो सामान्य लोगों के लिए भी किले से घिरा हुआ था। वैसे होता क्या है, किले से घिरे हुए स्थान में ज्यादातर कौन रहा करता था? राजा और उसका परिवार, है ना, और उसके सैनिक। लेकिन यहाँ पे एक शहर ऐसा भी था कालीबंगन जहां सामान्य लोगों के लिए भी क्या था? किले से घिरा हुआ जगह थी। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगन का मतलब क्या है? काली चूड़ियां, ठीक है। और ये पहले भी आ गया था कि अग्नि पूजा और खेत जोते जाने का प्रमाण कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में मिला है। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। अगला, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, ठीक है। ये बाढ़ की वजह से सैंधव सभ्यता का क्या हुआ था? विनाश हुआ था। और ये पॉइंट भी है कि शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। अगला, ये मैं बता चुकी हूँ, आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन कर्ता और उनकी वर्तमान स्थिति, ठीक है। उत्खनन कर्ता कौन थे और उनकी वर्तमान स्थिति अभी क्या है? पहला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा। हड़प्पा एक स्थल है, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 6 बड़े नगर मिले थे। 6 बड़े नगरों में हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ पे मिला? हड़प्पा जो स्थल था रावी नदी पे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब उत्खननकर्ता कौन थे जिन्होंने खुदाई के बाद इसका पता लगाया? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। लेकिन दयाराम साहनी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वर्ष 1921 तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स क्या थे? उत्खनन करता थे। अगला है, और ये अभी कहाँ पे है हड़प्पा स्थल? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, यहाँ पे अभी हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे मिला। इसके उत्खनन करता थे राखलदास,
बैनर्जी। 1922 में इसका उत्खनन हुआ और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तो पाकिस्तान में ही दोनों ये स्थल है, कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक मिला रावी नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। उत्खननकर्ता का नाम भी पता होना चाहिए। और 1921 और 1922 एक एक साल के गैप में दोनों स्थलों का पता चला। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन प्रमुख स्थल था, वो कहाँ पे मिला? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे मिला। अब इसके उत्खनन करता है बीबी लाल एवं बीके थापर। 1953 में इसका उत्खनन हुआ, ठीक है। और अभी कहां पर है ये? अभी है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, इसकी अभी वर्तमान स्थिति है किसकी? कालीबंगन की। अगला है रोपड़। अगला जो इम्पोर्टेंट इसका शहर है रोपड़ स्थल। ये कहाँ पे मिला? सतलज नदी के किनारे। और यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे। कौन थे इसके उत्खनन करता? यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से 56 के बीच में इसका उत्खनन हुआ। अभी रोपड़ आप सभी को पता होगा कहाँ पर है? पंजाब का एक जिला है। अगला है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला और रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे। 1955 से 1962 इन दोनों ईयर्स में इसका उत्खनन हुआ। और गुजरात का अहमदाबाद जिला ही क्या है? इसका वर्तमान स्थल है। एक और इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा किसी नदी के किनारे नहीं मिला, ठीक है। इसके ये कोई अभी तक के जितने भी मैंने आपको स्थल बताए वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, लेकिन ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिस्ट 1990 से 91। और गुजरात के कच्छ जिले पर इसकी क्या है? वर्तमान स्थिति है, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ पे मिला? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और धौलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं मिला, लेकिन ये कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले पर वर्तमान स्थिति इसकी है। तो ये तो हो गया पुरातत्व का, पुरातात्विक विभाग से कितने पुराने नगरों का सभ्यताओं का पता चला। अब आते हैं वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व का मतलब तो आपको पता होगा, है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय माना गया वो माना गया ईसा पूर्व। वो जितने भी ईयर है वो सब ईसा पूर्व में आते हैं। अब है आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो कहा जाता है कि यहाँ पर कौन आए? भारतवर्ष में आर्य आए और आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। इसके बाद मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। इसीलिए हमारे देश का नाम आर्यवर्त भी पड़ा। किसकी वजह से? आर्यों की वजह से। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय थी, लेकिन आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला है, यहां पे देखो आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था।
पहला है कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो इन भागों में बटा होता है। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, ग्राम, फिर नगर, फिर क्या होता है जिला, है ना, जिला, और उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है, स्टेट होता है, राज्य, फिर उससे बड़ा राष्ट्र। तो यहाँ पे भी ऐसे था, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा होता था और कुल सबसे छोटा। फिर है ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामीणी। जैसे ग्राम के मुखिया को आजकल क्या कहा जाता है, ग्राम प्रधान। तो अभी क्या कहा, उस टाइम पे क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाया जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक को राजन, विश्व के प्रधान को विश्वपति और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित और सेनानी इन सब में प्रमुख थे। फिर है वाजपति, किसको कहा जाता था, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। अब आप एक बार इसको याद कीजिए, सभा और समिति मैंने आपको कहाँ पे बताया था। सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी, कल मैंने आपको बताया था। एक बार उस चीज को याद कीजिए, सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी। ठीक है, आपको हो सकता है याद आ गया हो। फिर है सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, लेकिन समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर है दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषुड़ी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ पे, जस्ट आपको इतना याद करना, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिला है। ये कल मैं आपको बता चुकी हूं कि ऋग्वेद में के 10वें मंडल में क्या है, वर्ण का उल्लेख है कि 4 वर्णों में हमारा समाज बटा है। लेकिन उस समय पर वर्णों का जो बंटवारा किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था, उनके काम से। जो भी उनका काम होता था, जैसे किसी का काम है कि पूजा पाठ करना, तो उनको क्या कह दिया गया, ब्राह्मण वर्ण कह दिया गया। ठीक है, और किसी का काम है लड़ाई युद्ध पर जाना, तो वो हो गया क्षत्रिय। तो इस तरीके से वर्णों का विभाजन किया गया। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था या उसे कुलक कहा जाता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, मातृसत्तात्मक थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वहां पे सबसे बड़ा मुखिया कौन माना जाता था, परिवार का पिता। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। अगला है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा थी। जैसे वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य मनोरंजन का कार्य था, क्या था, चौपड़ खेलना, मछली पकड़ना, पशुओं की लड़ाई कराना। तो ऐसे ही आर्यों का मनोरंजन का साधन क्या था, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ठीक है, गाय को अधन्या या ना मानने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। तो ये चीज कहां से आई, पूरा जो ये कौन सी सभ्यता है,
ऋग्वैदीय सभ्यता, ठीक है। और आर्यों के टाइम से क्या था, गाय को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आर्य का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। देखिए, उनका व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, और इंद्रदेव को क्या माना जाता है, वर्षा कराने वाले देवता के रूप में माना जाता था। तो उनका प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। अगला है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ठीक है, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयश कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। जैसे व्यापार वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, व्यापारी, उस टाइम पे पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली का मतलब क्या है कि उस टाइम पे रुपयों वाली प्रणाली, मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का एक्सचेंज करना। अगर आपके पास आटा है और दूसरे के पास चावल है तो क्या होगा, आप उसको आटा देंगे और आप उससे चावल ले लेंगे, लेकिन आप इसके बदले पैसे नहीं देंगे उसको। वस्तु विनिमय का मतलब यही होता है कि वस्तुओं का क्या करना, लेन देन करना, एक्सचेंज करना। फिर है, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था, वेकनाट, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, सूदखोर। तो वेकनाट मतलब ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति। फिर है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि देवता को मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे और सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां मानी जाती थी, ठीक है। मैंने आपको अभी यही बताया था कि सभा समिति वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा था, कल पढ़ा हुआ था। सभा और समिति क्या था, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और कल हमने ऋग्वेद जहाँ पे पढ़ रहे थे वहां पे क्या पढ़ा हुआ था कि ये प्रजापति की पुत्रियां मानी जाती थी। अगला है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कब किया जाता था, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल ये आया कहां से, ऋग्वैदिक काल के बाद वाला जो काल है वो उत्तर वैदिक माना गया। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में क्या किया जाता था, जब शुरू में आर्य आए थे तो वर्ण व्यवसाय के रूप में माना जाता था। किसी का वर्ण उसके कैसे आधारित था, व्यवसाय से। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर कि जिसने जिस वर्ण में जन्म ले लिया या जिसके माता पिता जिस वर्ण के थे उसका वर्ण भी वही माना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। अगला है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगला है,
सावित्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, यह जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का संबंध से रिलेटेड कौन है? गायत्री मंत्र। और जो किसको संबोधित किया गया है? सवित्र नामक देवता को। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये क्वेश्चन बनता है कि महाकाव्य सबसे पुराना कौन सा है? महाभारत। और इसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये वर्ड आपने सुना होगा, गोत्र। ये इस संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब इसमें से जो लास्ट की लाइन है, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि सत्यमेव जयते ये कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से देवता को समर्पित है? सवित्र देव को। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य कितने हैं? महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत है और इसका पुराना नाम जय संहिता है। और गोत्र संस्था का उदय कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो आज के लिए इतना काफी। कल से पढ़ेंगे हम महाजनपदों का उदय। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए।